जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम बात करेंगे आज खोटा डॉज के 21वें क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं दिनेश दिनमणि जी के बारे में और उनके जीवन परिचय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को तो हम लोग ऑब्जेक्टिव माध्यम से देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले उससे पूर्व में हम लोग जो है वो इनके बारे में यानी दिनेश दिनमणि जी के बारे में संक्षिप्त में हम लोग आज जानने वाले हैं उनके जीवन परिचय को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिनेश कुमार दिनमणि खोटा भाषा के एक बहुमुखी प्रतिभा और होबगर यानी उत्साही रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने खोटा भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज खोटा भाषा की अपनी पहचान है और कह सकते हैं कि धीरे धीरे खोटा भाषा लगातार जो वो अपना स्थान जो वो मजबूत कर रहा है। विद्यालय और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में खोटा भाषा एवं साहित्य को जगह दी गई है। आज विद्यार्थी खोटा भाषा को अध्ययन या अध्यापन के लिए चयन कर रहे हैं। इन सब में प्राध्यापक दिनेश कुमार दिनमणि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आइए तो उनसे जुड़े हुए एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझने के पूर्व में सबसे पहले जानेंगे उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा, खोटा भाषा क्षेत्र में उनका योगदान, खोटा भाषा आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा है, पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से पाठ्य पुस्तक उन्होंने निर्माण किया है, किस पत्रिका का निर्माण किया है, उन्होंने खोटा लिपि का भी आविष्कार किया, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद खोटा की रचनाएं, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, गीत एल्बम हो, गीत हो या प्रकाशित कोई अन्य पुस्तक हो। उसके बाद हम देखेंगे उनको मिलने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान और उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। ये सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पारिवारिक जीवन की शुरुआत करते हैं। तो उनका जन्म, दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म कब होता है? तो 13 सितंबर 1969 ईस्वी को 13 सितंबर 1969 ईस्वी को बाराडी गांव जो कि बोकारो जिले में पड़ता है, जरेडी थाना है, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। प्राध्यापक दिनेश कुमार दिनमणि का जन्म 13 सितंबर 1969 ईस्वी को बोकारो जिला के बाराडी गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनका विद्यालय नाम दिनेश कुमार है और उपनाम दिनमणि के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें दिनेश दिनमणि या दिनेश कुमार दिनमणि के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता का नाम फूलू देवी तथा पिता का नाम महेश्वर महतो है। इनके पिताजी हाई स्कूल में ये शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। वे हमेशा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ में काफ़ी संघर्षशील रहे। अभी वे सेवानिवृत्त है और साथ ही साथ उन्हीं के कदमों पे कह सकते हैं कि बढ़े हैं दिनेश कुमार दिनमणि जी अपने पिता के रास्ते में ही। अगर बात किया जाए दिनेश कुमार दिनमणि जी के बारे में, तो उन्होंने 28 जून 1999 ईस्वी को कमला, जो कि उनकी पत्नी का नाम था, उनसे विवाह किए। उनके 2 संतान भी हैं। दिनमणि जी 2005 ईस्वी में आरटीसी महाविद्यालय और मांझी में खोटा विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में अध्यापन की शुरुआत की। साथ ही वे हिंदी भी पढ़ाते रहे। वर्तमान समय में वे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो कि रांची विश्वविद्यालय रांची में एक सहायक प्राध्यापक के रूप में, जो कि अनुबंध के रूप में वो 2018 से पढ़ा रहे हैं। आइए उनके कुछ हम शिक्षा के बारे में अगर बात किया जाए तो उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं कि उनकी शिक्षा कैसी रही है। तो मध्यम परिवार में जन्म लेने के कारण इनका बचपन अभाव में बीता, लेकिन फिर भी आगे वो चल करके इन सबसे आगे बढ़ करके उन्होंने वर्ष 1985 ईस्वी में इन्होंने सर्वोदय उच्च विद्यालय पिंडरा जोर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1992 ईस्वी में हिंदी विषय से उन्होंने स्नातक किया। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची से 1995 ईस्वी में वे खोटा भाषा से एमए प्रथम श्रेणी में द्वितीय आकर परीक्षा पास की, यानी प्रथम श्रेणी में पास किया और पूरे कह सकते हैं कि विभाग में वो अपने भाषा में लेकर के वो दूसरे स्थान पर थे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से उन्होंने वर्ष 2003 में हिंदी से एमए किया। तो पहले तो उन्होंने खोटा से एमए किए, पहले तो वो खोटा से एमए किए, उसके बाद फिर वो क्या कि हिंदी से उन्होंने एमए किया। तो इन्होंने 2 बार एमए किया, डबल एमए इनका रहा है, एक बार खोटा में और एक बार हिंदी में। तो सवाल हो सकता है कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि दिनेश कुमार दिनमणि जी ने किस किस विषय से जो वो एमए किया है या किस विषय से एमए किया है, खोटा, हिंदी, दोनों या तो इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे सवाल जब आपको पूछा जाए
तो वैसे में आपको दोनों टिक करना है, क्योंकि इन्होंने एमए की डिग्री जो वो दोनों विषयों से ली है। उसके बाद खोटा और हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा भी पास की है। वर्तमान समय में वे खोटा भाषा के तात्विक अध्ययन विषय पर पीएचडी की डिग्री के लिए शोध कार्य में लगे हुए हैं। तो अभी वो पीएचडी कर रहे हैं, वो शोध कार्य अभी खोटा विषय पर ही पीएचडी वो कर रहे हैं और अभी उस पर शोध कार्य इनका जारी है। खोटा भाषा क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, तो बता दें कि विलक्षण प्रतिभा के धनी प्राध्यापक दिनेश दिनमणि ने खोटा भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। चाहे वो कविता हो, कहानी, नाटक हो, गीत, एल्बम, खोटा किताब का प्रकाशन, नाटकों का मंचन, पाठ्य पुस्तकों में खोटा भाषा को शामिल करने हेतु संघर्ष जैसे उनके कार्य खोटा भाषा के विकास के लिए अहम रहा है। आइए हम खोटा भाषा में उनके कुछ आंदोलन में जो उनका योगदान रहा है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। दिनेश कुमार दिनमणि ने खोटा भाषा के विकास आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। वर्ष 1986-87 में इनका जुड़ाव खोटा भाषा आंदोलन से हुआ। शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक मेला सिजुआ धनबाद में वे पहले कवि सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही उन्होंने अपने आप को खोटा भाषा के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उनका योगदान कह सकते हैं कि खोटा विकास आंदोलन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। आपने पढ़ा होगा दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत आपने पढ़ा होगा। वहां पे आपने देखा होगा कि 1989 में ये यात्रा निकाला गया था। उसमें से एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि उस यात्रा वृत्तांत में सबसे युवा साहित्यकार कौन थे, यानी सबसे कम उम्र के साहित्यकार जिन्होंने उसमें भाग लिया था, तो वो दिनेश कुमार दिनमणि ही थे। तो खोटा भाषा और झारखंडी पहचान के लिए झारखंडी जनता को जगाने के लिए 1989 ईस्वी में हुए ऐतिहासिक दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा में वे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। और 1994 ईस्वी में दामोदर सेवांती पद यात्रा में भी उन्होंने भाग लिया था। 1988 से 97 तक खोटा भाषी जन को खोटा नाटकों के मंचन से जगाते रहे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उनका योगदान केवल शिक्षण तक ही या तो अध्ययन या अध्यापन तक ही नहीं रहा, वो सामने मैदानी यानी जमीनी स्तर पर भी उन्होंने काम किया है। और खोटा भाषा को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने जो वो बढ़ चढ़ करके कार्य किया। खोटा भाषा साहित्य में इनकी प्रतिबद्धता के लिए खोटा अग्रणी संगठन खोटा साहित्य संस्कृति परिषद का सन 2006 ईस्वी में सचिव नियुक्त किया गया था। दिनमणि जी को खोटा के उद्धट विद्वान ए.के. झा का लंबा सानिध्य भी प्राप्त हुआ था। दरअसल ए.के. झा जी के साथ में इनका काफ़ी लंबे अरसे तक उनके साथ में रहना, बातचीत, उठना बैठना रहा है, जिसके कारण से उनका जो प्रभाव है इनके ऊपर काफ़ी रहा है, जिनसे उन्होंने खोटा भाषा की बारीकियों को जाना और समझा था, जो उनकी रचनाओं के भाषाई शुद्धता और इनकी खोटा व्याकरण की किताब में देखने को मिलती है। और आप आसानी से उनकी रचनाओं में आप ये झलकियाँ देख सकते हैं। और देखिए भी क्यों नहीं, क्योंकि झा जी की रचनाएं आप सभी को भली भांति पता है कि खोटा में अगर किसी साहित्यकारों की रचना को सबसे ऊपर दर्जे में रखा जाता है तो वो झा जी की रचनाओं को देखा जाता है। पाठ्य पुस्तक निर्माण में योगदान, तो ये केवल चाहे वो आज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट के लिए ही नहीं, ये अन्य कई अलग अलग क्षेत्रों में भी इन्होंने जो वो पाठ्य पुस्तक का निर्माण में इन्होंने कार्य किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे वो 9वीं कक्षा की बात किया जाए, 10वीं कक्षा की बात करें, या आगे की जो भी कक्षाएं हैं उनसे संबंधित कई पाठ्यक्रम निर्माण में इनका योगदान जो वो देखने को मिलता है। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर के कई पाठ्य पुस्तकों का संपादक मंडल के भी सदस्य के रूप में भी इन्होंने जो वो कार्य किया है। कई पत्रिकाओं का संपादन का कार्य भी इन्होंने किया है। दिनमणि जी 1997 से 2000 ईस्वी तक खोटा की पत्रिका तितकी के सहायक संपादक भी रहे हैं। एक इनकी पत्रिका था हिंदी में जो कि युद्धरत आम आदमी, जिसके संपादक थे रमनिका गुप्ता, इनके बारे में आप सभी को भली भांति पता होगा। में कुछ अंकों में ये सहायक संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। वे वर्ष 2009 ईस्वी में खोटा पत्रिका करील के प्रबंध संपादक भी रहे हैं। हालांकि करील पत्रिका का प्रकाशन केवल एक बार ही हुआ है, यह भी सच्चाई है। अब आते हैं इनके द्वारा
एक आविष्कार किया गया था खोटा लिपि का। क्या इसका मतलब निकलता है और कितना इसका महत्व है खोटा के क्षेत्र में, आइए इन चीजों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। खोटा लिपि का आविष्कार जो इनके द्वारा किया गया, तो पहले तो इन्होंने इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मेहनत किया। जब कोई भाषा के लिए जूझ रहा हो और ऐसे में किसी भाषा के लिए लिपि का निर्माण करना, ये अपने आप में काबिले तारीफ वाली बात मानी जाती है। खोटा भाषा लिपि के विकास में दिनेश कुमार दिनमणि का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन्होंने क्या है कि खोटा की स्वतंत्र लिपि का आविष्कार 1988 ईस्वी में कर दिया था। तो हो सकता है कि वर्ष आपसे पूछा जा सकता है 1988 ईस्वी, ये आपको जरूर याद रखने हैं। इस लिपि को दिनमणि जी ने खोटा भाषा साहित्य संस्कृति पर वर्ष 1989 में हुए खोटा सम्मेलन, जो कि भतुआ बोकारो में हुआ था, वहां पे इन्होंने जो वो प्रस्तुत किया। तो 1988 में ये आविष्कार इन्होंने तो कर लिया था, इसके बारे में सब कुछ अपने डाटा को तैयार कर लिया था, लेकिन इसको जो प्रस्तुत किए वो 1989 के खोटा भाषा साहित्य संस्कृति पर एक 1989 में एक सम्मेलन हुआ था, जो कि भतुआ सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, या खोटा सम्मेलन भतुआ बोकारो में हुआ था। वहां पे खोटा के कई जाने माने और राज्य के कई विद्वान शामिल थे, जैसे बीपी केसरी, रामदयाल मुंडा, विनोद बिहारी महतो, एके झा आदि वहां पे पहुंचे हुए थे। इन लोगों ने इनके कार्य को काफी ज्यादा सराहा और इनके समक्ष इन्होंने खोटा लिपि के अवलोकनार्थ रखा था, जिसकी लोगों ने सराहना भी की थी। ये खोटा भाषा के लिए गौरव की बात थी, लेकिन उस समय भाषा के विद्वानों ने खोटा भाषा के लिए अलग से लिपि की आवश्यकता नहीं समझी। अब ऐसे में समझिए कि उस समय ऐसा था कि लोग खोटा के प्रति जागरूक नहीं थे, और ऐसे में एक नई लिपि अगर लोगों को थमा दिया जाए तो वो लोग तो पहले से परेशान है कि खोटा भाषा के प्रति उतने जागरूक नहीं है, और वैसे में एक नई लिपि को अगर दिया जाए तो लोग और परेशान हो सकते थे। ऐसे में क्या होता कि जो लोगों को खोटा के प्रति आकर्षित करना चाह रहे थे वो धीरे धीरे और कम हो जाते, जिसके कारण से क्या हुआ कि वहां पे कुछ जो भी बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आपने जो कार्य किया है वो तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी इसकी जरूरत थोड़ी कम है। इसलिए कम है क्योंकि जब तक ये भाषा थोड़ा उस लेवल तक नहीं पहुंचता, उस स्तर तक नहीं पहुंचता है, जब लोगों को इस भाषा के विषय में सभी लोगों को जब पता हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि अगर नई लिपि के बारे में अगर बताया जाए या इसके स्पेशल लिपि के बारे में बताया जाए तो हो सकता है कि लोग उसे स्वीकार करना पसंद करेंगे। लेकिन अभी तो खुद खोटा भाषा जूझ रहा है, तो ऐसे में एक नई लिपि का लाना अच्छा नहीं होगा, और जिसके कारण से क्या है कि उनको एक निराशा हाथ लगी। वहां से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उम्मीद किए हुए थे। ऐसा माना गया कि यदि खोटा भाषा की एक अलग लिपि होगी तो खोटा भाषा को अधिक लोगों तक पहुंचाना मुश्किल होगा, क्योंकि लोग लिपि ही नहीं जानेंगे तो खोटा भाषा को पढ़ेंगे कैसे और जानेंगे कैसे या समझेंगे कैसे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनका, अब आइए बात करते हैं इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। उसके बाद हम आएंगे, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनकी कविताओं में अगर बात किया जाए तो दिनमणि जी की अलग अलग संग्रह संकलनों में दर्जनों कविताएं प्रकाशित और आकाशवाणी दूरदर्शन से अनेक कविताएं प्रसारित हो चुकी है। उनकी कविता 10वीं और 12वीं खोटा विषय की पाठ्य पुस्तक में शामिल भी की गई है। यहाँ उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं में अगर देखा जाए तो ऐ मानुष, सोचो उपाय, आग और धुआं और इंजोरिया बांटा, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो उनके द्वारा लिखी गई कविताओं में से शामिल है, जिसमें से ए मानुष जो है वो 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, और सोचो उपाय 12वीं वर्ग के कक्षा खोटा के पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है। उनके द्वारा लिखी गई कहानियों में अगर बात किया जाए तो फुलकोबी झोर, धर्म करम, पगली मोर गेली और जीत, ये 4 जो वो उनके द्वारा कुछ चर्चित कहानियां हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कुछ इन्होंने नाटक भी लिखा है, जो सी जिंदगी टोह, जिंदगी उपन्यास भी है इनके द्वारा लिखा गया। जिंदगी टोह जिसके बारे में आप याद रख सकते हैं, जिंदगी संगी, गुरु बाबा दाढ़ी, संबुकबद, माफ कीजिएगा जिंदगी टोह हमने गलत बता दिया, जिंदगी टोह चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो जिंदगी टोह नहीं जिंदगी संगी है ना, जो कि एक नाटक है दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया।
इसके अलावा इन्होंने कई गीतों की रचना भी की है, जैसे छाती बिछे गेल हलो कुसुम बेड़क बोन, सैया चला चला ना हो बोने पाकले सैया कोयर, और एक मुठा सरगुजा। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर उस समय के का गीत रहा है, क्योंकि खोटा भाषा के पहले एल्बम जो था सोना रकम पिया, है ना, उसमें से ये छपने वाला पहला गीत था एक मुठा सुरगुजा। तो यह इसलिए भी यह जो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा था। तो इस प्रकार से कई सारे एल्बम का भी निर्माण इन्होंने किया था। जैसे अगर बात किया जाए सोना रकम पिया, जो कि 1998 में एक काफ़ी पॉपुलर एल्बम आया था, जिसमें से एक मुठा सुरगुजा जो वो पहला गीत उसमें शामिल किया गया था। यह खोटा इतिहास का पहला सांस्कृतिक एल्बम भी था, और इस एल्बम का पहला गीत था एक मुठा सुरगुजा, जिसके रचनाकार थे दिनेश कुमार दिनमणि जी। इसके अलावा छापा साड़ी एक 8 गीतों का एल्बम आया था 1999 में, उसमें भी इन्होंने इनकी रचना, अगर बात किया जाए तो इनके द्वारा रचित 6 गीतों को उसमें शामिल जो वो किया गया था। फिर सजनी जो कि 1999 में एक एल्बम आया था, उसमें भी इन्होंने कार्य किया था। कई पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी इन्होंने जो वो किया है दिनमणि जी के द्वारा। इनके सम्मान की अगर बात किया जाए, इनको कुछ महत्वपूर्ण मिले सम्मान की अगर बात किया जाए, तो सम्मान में अगर देखा जाए तो इनको जो सम्मान मिला है वो सबसे पहला आता है वो खोटा रत्न सम्मान, जो कि बोकारो खोटा कमेटी द्वारा वर्ष 2011 में इन्हें खोटा रत्न से सम्मान से सम्मानित किया गया था। दूसरा जो सम्मान इनको मिला था श्रीनिवास पानुरी प्रबुद्ध सम्मान, जो कि वर्ष 2018 में इनको खोटा भाषा साहित्य विकास मंच बरवा अड्डा धनबाद द्वारा दिनमणि जी को श्रीनिवास पानुरी खोटा प्रबुद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा खोटा श्री सम्मान, जो कि धनबाद की एक संस्था द्वारा उन्हें खोटा श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और ये वर्तमान में आज भी जो वो खोटा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, और इनका जो रचना है वो लगातार प्रकाशित आज भी जारी है, और इनके कई ऐसी रचनाएं हैं जो कि अभी बाजार में प्रकाशित नहीं हुई है, वो अभी रचना के कार्य में चल ही रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दिनमणि जी का एक जो खोटा क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, वो केवल एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में एक जिसे बोलते हैं कि ऑलराउंडर के रूप में भूमिका इन्होंने जो वो निभाई है, जो कि हर सेक्टर में ये उतरे हैं। चाहे वो आंदोलन की बात हो, चाहे वो एल्बम की बात हो, कविता, कहानी, नाटक, ये सब लेखन के लिए तो है ही, साथ ही साथ पढ़ाने के लिए भी ये अलग अलग विद्यालयों में कॉलेजों में ये जा चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा है। चलिए हम आइए एक एक करके हम जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो कि उसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले उनकी कहानियों को बताया। पहला सवाल है कि दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म ठाव बतावा। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो इनका जन्म 12D बोकारो में इनका जन्म हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिनमणि जी का जन्म बच्छर बतावा। तो इनका जन्म कब हुआ था? दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म के बारे में तो हमने पहले देख लिया कि कब इनका जन्म हुआ था। तो आंसर आप यहाँ से चाहे तो ढूंढ करके बता सकते हैं, है ना, जो कि हमने बता दिया कि 13 सितंबर 1969 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 13 सितंबर 1969 ईस्वी को इनका जन्म होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 सितंबर 1969 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। दिनमणि जी के बापे का नाम बतावा। तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम महेश्वर महतो था, जो कि पेशा से एक शिक्षक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है दिनमणि जी के माए का नाम बतावा। तो इनकी माता का नाम क्या था? तो फूलू देवी इनकी माता जी का नाम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिनमणि जी कौन विषय से एमए कर रहा? तो दिनमणि जी खोटा और हिंदी ये दोनों विषयों से इन्होंने एमए की डिग्री ली थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन बच्छर दिनमणि जी स्वतंत्र लिपि के आविष्कार कर रहे? तो 1988-89 में इन्होंने जो वो स्वतंत्र लिपि का आविष्कार इन्होंने किया। 1988 में तो ये लिपि का निर्माण कर चुके थे, लेकिन उसको प्रस्तुत जो किए वो 1989 ईस्वी में, जब भतुआ सम्मेलन हो रहा था उस समय 1989 में ये प्रस्तुत किए थे। लेकिन इन्होंने जो तैयार कर लिया था वो 1988 ईस्वी में ही कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिनमणि जी कौन बच्छर खोटा रत्न से सम्मानित करल गेल? तो दिनमणि जी को किस वर्ष जो वो खोटा रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसके बारे में आपको बताना, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2011 में। 2011 में इन्हें खोटा रत्न की
से सम्मानित इनको जो वो किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहिल खोटा एल्बम एक पहिल का गीत एक मुठा सुरगोजा के गीतकार लागत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिनेश कुमार दिनमणि। दिनेश कुमार दिनमणि इसका जो सही आंसर हो जाएगा। और सोना रकम पिया जो कि एल्बम था, जो कि खोटा के पहला एल्बम माना जाता है, सोना रकम पिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर उस समय का एल्बम रहा था। ये इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। यहाँ से हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में आपको सवाल पूछा जा सकता है। कई तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि खोटा का पहला एल्बम पूछा जा सकता है, या तो सोना रकम पिया जो एल्बम आया था उसमें से किसका किसका गीत शामिल था, या कब आया था। तो 1998 में यह एल्बम आया था। तो ये वर्ष भी आपको याद रखने, सोना रकम पिया, जिसमें से इनका जो गीत शामिल किया गया था एक मुठा सुरगुजा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था। तो ये इसके गीतकार जो थे वो कौन थे, दिनेश कुमार दिनमणि थे। अगला सवाल है कि दिनमणि जी पढ़ाई पूरा करल बाद 2005 में कौन जगह खोटा के सहायक प्राध्यापक बनला। तो 2005 ईस्वी में कहाँ के बारे में हमने बात किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरटीसी महाविद्यालय और मांझी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एकर में कौन कविता दिनमणि जी के लिखल नाय ला गए। तो इनमें से आपको बताने की कौन सी कविता दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो ए मानुष, सोचो उपाय, आयकर धोंगा और इंजोरियक बांटा, ये सभी रचनाएं जो है वो दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है, इंजोरियक बांटा। लेकिन अगर बात करें चनफन मानुष, तो ये चनफन मानुष जो वो झा जी के द्वारा लिखा गया कविता है, जो कि खोटा काठे पैदे खंडी एक पुस्तक आपने पढ़ा होगा, उसमें से इस कविता को जो वो शामिल किया गया है, जो कि ए.के. झा जी की रचना है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह कविता है। अगला सवाल है कि एकर में कौन कहानी दिनमणि जी लिखल ला गए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कहानी जो वो दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है फूलगोभी झोर, धर्म करम, पैगली मोर गली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी जो वो कहानी जो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि एकर में कौन नाटक दिनमणि जी लिखल ला गए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नाटक जो वो दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। तो जिंदगी संगी, गुरु बाबा दाढ़ी और शंभुक वध, ये सभी जो नाटक है वो दिनमणि जी के द्वारा ही लिखा गया नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि श्रीनिवास पानुरी प्रबुद्ध सम्मान से दिनमणि जी के सम्मानित करल गेल है। तो किस वर्ष इनको जो वो इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 2018 में इस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है दिनमणि जी वर्तमान में कौन विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रूप में कार्यरत है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो यह कह सकते हैं कि अगर बात किया जाए तो रांची विश्वविद्यालय में जो कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में ये अभी सहायक प्राध्यापक के रूप में 2018 से ये नियमित रूप से अभी कार्य कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में ये अभी सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। दिनमणि जी कौन बछर मैट्रिक पास करल हला। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है 1985, 1987, 1989 या 1995। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका आंसर अगर आपने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आप अवश्य इसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही और मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।